हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सरस्वती इंग्लिश एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं मच एडो अबाउट नथिंग, एक कॉमेडी, शेक्सपियर की एक फेमस कॉमेडी। हम ऑलरेडी सारी ट्रेजेडीज़ कर चुके हैं, इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडीज़, और आज हमारा शेक्सपियर कॉमेडी का लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं। वैसे तो देखो बेटा, और भी कॉमेडीज़ हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट कॉमेडीज़ हैं हम वही करेंगे, उन्हीं पर फोकस करेंगे। तो आप लोगों को मैंने शेक्सपियर कॉमेडी क्या है, क्या थीम्स होते हैं जनरली, क्या मोटिव्स होते हैं, किस तरह के सिंबल्स होते हैं, वो सब चीज़ें आपको पहले समझा चुकी हूँ। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द फेमस कॉमेडी। इसको कुछ लोग ट्रेजिक कॉमेडी भी बोलते हैं, क्योंकि बीच में ट्रेजेडी होती है, फिर बाद में कॉमेडी वापस आ जाती है, हैप्पी एंडिंग आ जाती है। सॉरी। तो आज हम करने वाले हैं मच एडो अबाउट नथिंग। ये कॉमेडी जो है 5 एक्ट्स में, आपने देखा होगा जितनी भी ट्रेजेडीज़ हैं, जितनी भी कॉमेडीज़ हैं, तो आप एक सिंपल फंडा मान के चलें कि विलियम शेक्सपियर की सारी कॉमेडीज़ में 5 एक्ट्स होंगे, और जो ट्रेजेडीज़ हैं उनमें भी मोस्टली में 5 एक्ट्स मिलेंगे। और ऐसा माना जाता है कि 1598 के अराउंड इसको लिखा गया था, और इसका एक क्वार्टो एडिशन ऑथर ने खुद की मैन्यूस्क्रिप्ट में 1600 में पब्लिश करवाया था। ये प्ले ऐसा माना जाता है कि एक एंशिएंट थीम पर, एक पुरानी थीम पर है, जिसमें एक औरत को फॉल्सली एक्यूज़ किया जाता है उसकी बेवफाई के लिए, उसकी वफादारी ना होने के कारण, और इस तरह से कॉमेडिक हाइट्स में पहुंचाने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम जो है इसमें डिस्प्ले किया गया है। ऐसा भी बोलते हैं कि शेक्सपियर ने का जो मेन सोर्स है, जो इस मूवी के हीरो हीरोइन, सॉरी इस प्ले के जो हीरो हीरोइन है, क्लॉडियो और हीरो, वो एक्चुअली मैथ्यू बेंडिलर्स के नॉवल से लिए गए हैं। और ऐसा भी मानते हैं कि जो लुडोविको एरिस्टोस का ऑरलैंडो फ्यूरियोसी है, उससे भी लिया गया। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आप याद रखें और आपको याद नहीं भी रहे, तो एडमंड स्पेंसर का जो लिखी हुई फेमस वर्क है द फेरी क्वीन, इसमें से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। द बेट्रिस बेनेडिक्ट प्लॉट इज एसेंशियली शेक्सपियर्स ऑन। हाँ, लेकिन इसमें जो बेट्रिस और बेनेडिक्ट का जो प्लॉट है, जो स्टोरी है, वो शेक्सपियर की खुद की है। तो आपको, दो ही मस्ट हैव हैड इन माइंड हिज ओन स्टोरी ऑफ वाइफ टेमिंग इन द टेमिंग ऑफ द शोर। ऐसा भी मानते हैं कि जब इसमें जो ये सेकंड सब प्लॉट जो है बेट्रिस और बेनेडिक्ट का, ये टेमिंग ऑफ द श्रू जो उसने खुद लिखी हुई है, वहाँ से इसकी प्लॉटिंग ली गई, इसकी स्टोरी लाइन ली गई है। तो आपको इतने से ही क्लियर हो गया कि स्टोरी में प्लॉट है, मेन प्लॉट है, साथ में सब प्लॉट भी हैं। ठीक है, अब पहले समझते हैं इसके कैरेक्टर्स को। ये कैरेक्टर मैं बाद में समझाऊंगी, जल्दी से एक बार कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। लियोनार्डो है, वो फादर है। ठीक है, हीरो यहाँ पे ना, हीरो कोई मेल नहीं है, ये फीमेल है, ये हीरोइन है एक्चुअली इस मूवी, इस प्ले की, और हीरोइन का नाम हीरो है। ठीक है, और ये बेट्रिस के अंकल भी हैं, और एक बड़े नोबल मैन हैं, और इन्हीं का जो घर है वही सेटिंग है इस पूरे प्ले की। हीरो जो है वो लियोनार्डो की डॉटर है, और ये हीरोइन है, और इसका जो इंटरेस्ट है, इसका जो रोमांटिक इंटरेस्ट है, वो मतलब क्लॉडियो को वो चाहेगी इसमें, प्ले में आप देखेंगे। बेट्रिस जो है वो लियोनार्डो की नीस है, ऑर्फन नीस है, और हीरो की जो हीरोइन है, यानी जिसका नाम हीरो है, उसकी कज़न है। और इसके अंदर ना बोलने की कला बहुत ज़्यादा है, और इसका जो मन में आता है वो विटी तरीके से बोलती है। और आप बाद में देखेंगे कि प्ले में बेनेडिक्ट जो है, इसका बेनेडिक्ट का ये रोमांटिक इंटरेस्ट बन जाती है। फिर इसके अलावा एक जो मेन कैरेक्टर है वो है डॉन पेड्रो। अब ये क्या है, लियोनार्डो का फ्रेंड है, बेनेडिक्ट का फ्रेंड है, और क्लॉडियो का फ्रेंड है, इन तीनों का फ्रेंड है। और ये गवर्नमेंटल लीडर है, बड़ा ही जेनरस है, काइंड है। फिर बेनेडिक्ट है, बेनेडिक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों आपस में दोस्त हैं। बेनेडिक्ट बेट्रिस का बाद में आप देखेंगे कि रोमांटिक इंटरेस्ट बनने वाला है। ये भी बेट्रिस की तरह विटी है काफ़ी, और ये भी बेट्रिस की तरह ये कहता है कि मैं भी शादी नहीं करूँगा। फिर क्लॉडियो है, क्लॉडियो डॉन पेड्रो और बेनेडिक्ट का फ्रेंड है, मतलब ये तीनों फ्रेंड्स हैं। सॉरी। ये यंग यूएस सोल्जर है, और थोड़ा सा शक्की किस्म का इंसान है, और ये हीरोइन का मतलब हीरो है, ये रोमांटिक इंटरेस्ट है।
फिर जो विलेन है इस स्टोरी का वो है डॉन जॉन। डॉन पेड्रो का एक तरह से बोलेंगे आप स्टेप ब्रदर बोल सकते हैं। जो डॉन पेड्रो के फादर थे उनका इलेजिटिमेट सन था ये। फिर इसके अलावा कॉनराड एंड बोरेशियो हैं, ये दोनों डॉन जॉन के फॉलोअर्स हैं, विलेन के फॉलोअर्स हैं। तो ये तीनों मतलब कॉन्स्पिरेटर्स के तरह यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा मार्गरेट है, मार्गरेट हीरोइन की अटेंडेंट है, यानी कि हीरो मैंने आपको बताया हीरोइन का नाम है, इस प्ले की हीरोइन का नाम है, मेन एक्ट्रेस का नाम है। और यह शादी करना चाहती है और ये भी एक लोअर क्लास से है। वैसे ही उर्सुला जो है वो भी एक अटेंडेंट है हीरोइन की और ये भी अंडर प्रिविलेज्ड है, नॉट प्रिविलेज्ड है। एक बल्थासर वैसे एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो एज यू लाइक इट में मैं जिसने सॉन्ग गाया था द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, तो उसमें 7 एजेस का जो सॉन्ग गाया था उसमें जैसे जेक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वैसे ही बल्थासर का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सॉन्ग इसमें है। ये डॉन पेड्रो का अटेंडेंट है, हाउस सर्वेंट है, म्यूजिशियन है। फिर इसके अलावा डॉग बेरी और वर्जिस हैं, ये दोनों भी माइनर कैरेक्टर्स हैं। ये दोनों इसके मतलब डॉग बेरी और वर्जिस आपस में फ्रेंड्स हैं और ये एक सीरियस मैनर का पर्सन है और एक नोबल मैन की तरह बनने की कोशिश करता है बट एक्चुअली है नहीं। फिर 2 पुलिसमैन हैं जिनको वॉच के रूप में आप देखने वाले हैं। अब एक बार मैप देख लेते हैं, कैरेक्टर मैप, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। डॉन पेड्रो कौन है, इसमें आप प्ले में इसको प्रिंस नाम से भी देखेंगे। डॉन पेड्रो प्रिंस ऑफ अरागॉन है, क्लॉडियो और बेनेडिक्ट ये इसके अंडर सर्विस करते हैं, ठीक है। और वैसे फिर ये तीनों फ्रेंड्स भी हैं। फिर इसके अलावा लियोनार्डो क्या कौन है, मेसिना का गवर्नर है। मेसिना का गवर्नर है तो और इसके 2 बच्चे मान के चलो आप, एक तो इसकी खुद की बेटी है हीरो, ठीक है। इसके अलावा इसका एक बेटा है एंटोनियो जो एक माइनर कैरेक्टर, तो वहीं यहाँ लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। और इसकी भतीजी है, इसकी नीस है बेट्रिस, ठीक है। बेट्रिस को आप ऐसे नाम याद रखें, बीट राइस है ना, तो जो चावल को पीटते हैं एक तरह से, मतलब वो बातों को पीटती थी। फिर जो हीरोइन है, जो एक्ट्रेस है, हीरो नाम है इसका, इसकी 2 सर्वेंट्स हैं, मार्गरेट और उर्सुला, ठीक है। और क्लॉडियो और हीरो ये आपस में प्यार में हैं, बेनेडिक्ट और बेट्रिस आपस में प्यार में हैं। डॉन पेड्रो इन दोनों का दोस्त है, ये इनके दोनों की लव स्टोरी को बढ़ाने में आगे मदद करता है। फिर डॉन पेड्रो का भाई है डॉन जॉन जो कि विलेन है, और डॉन जॉन के साथ इसके 2 फॉलोवर्स हैं, इसके एसोसिएट्स हैं जो कॉन्स्पिरेटर हैं, बोराशियो एंड कॉनराड, ठीक है। ये इस तरह से बस थोड़े से कैरेक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब जल्दी से एक बार स्टोरी पढ़ते हैं। लियोनार्डो नाम का एक दयालु मंत्री इटली के मेसिना शहर में रहता था। वो काफ़ी सम्भ्रांत घराने से था और वहाँ के प्रिंस के काफ़ी करीब भी था। उनकी हीरो नाम की एक बेहद सुंदर बेटी थी। उनके घर में उनका भाई एंटोनियो और उसकी बेटी बेट्रिस भी रहते थे। बेट्रिस भी काफ़ी सुंदर थी, लेकिन वह बहुत चंचल भी थी। उसे सरकाज़्म और मजाक करना बेहद पसंद था। इन सदस्यों के साथ साथ लियोनार्डो के घर में मार्गरेट और उर्सुला नाम की 2 सर्वेंट्स भी थी, जो 2 मेड्स भी थी, जो हीरो की देखभाल करती थी। हीरो बेटा आप लोग देखो कंफ्यूज नहीं होंगे, हीरो हीरोइन का नाम है यहाँ पे, ठीक है, मेन एक्ट्रेस का नाम है। एक दिन एक दूत खबर लाता है कि लियोनार्डो के कुछ दोस्त युद्ध जीतने के बाद वापस घर आ गए थे और आज वे उनसे मिलने उनके घर आ रहे थे। यह खबर सुनकर लियोनार्डो अपने दोस्तों के स्वागत की तैयारियों में जुट जाता है। कुछ ही देर में सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। उनमें लियोनार्डो के करीबी दोस्त राजकुमार डॉन पेड्रो भी थे और उनके साथ 2 हैंडसम नौजवान बेनेडिक्ट और क्लॉडियो थे। वे दोनों बहुत कुशल सेनापति थे। इसके अलावा उनके साथ डॉन जॉन भी आया हुआ था। डॉन जॉन मैंने आपको बताया उसका इलेजिटिमेट भाई था। वह स्वभाव से बहुत विषैला और धूर्त किस्म का था और वही इस प्ले का मुख्य विलेन है। लियोनार्डो अपने सब दोस्तों का भव्य स्वागत करते हैं और सब लोग फीस्ट का आनंद लेते हैं। और जब ये सब लोग फीस्ट का आनंद लेते हैं तो यहाँ एक दूसरे से मिलते हैं और आप एक मास्क का सीन आता है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम इसकी समरी के बाद पढ़ेंगे। इसी बीच क्लॉडियो हीरो को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। हीरो भी उसे दिल दे बैठती है। वे दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के कसमें वादे करते हैं और शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। वहीं इसके विपरीत अब देखो ये फॉइल के रूप में आपको मिलेंगे बेनेडिक्ट और बेट्रिस। ये पहले से एक दूसरे को जानते थे, मतलब बिगनिंग के जो सीन्स हैं,
ठीक है, राइजिंग एक्शन में ये दोनों फॉइल की तरह काम करते हैं। वे एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। बेट्रिस बेनेडिक्ट से कहती है कि वो एक अच्छा सैनिक नहीं है, जबकि बेनेडिक्ट कहता है कि बेट्रिस को मजाक करने के अलावा आता ही क्या है। इस तरह दोनों की मतलब ऐसे बातों की चटापटी हो रखी है। तभी क्लॉडियो आकर बेनेडिक्ट को बताता है कि उसने हीरो से शादी करने का फैसला कर लिया है। बेनेडिक्ट कहता है कि शादी बेकार चीज़ है, वह तो कभी शादी नहीं करेगा। लेकिन डॉन पेड्रो हंसते हुए कहते हैं कि जब कोई अनुकूल लड़की मिलेगी तो उसे भी प्यार हो जाएगा और वह भी शादी कर लेगा। अब ये मान के चलो, ये तीनों जो दोस्त हैं, डॉन पेड्रो, बेनेडिक्ट और क्लॉडियो, ये तीनों हैं। तो क्लॉडियो को उसकी हीरोइन मिल जाती है हीरो नाम से। बेनेडिक्ट की भी मतलब उससे अभी तो बन नहीं रही, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि इन दोनों का भी आपस में प्यार हो जाता है। इस पर सब हंसते हैं। फिर सेकंड सीन होता है, सेकंड एक्ट आता है। क्लॉडियो और हीरो की शादी एक हफ्ते बाद तय होती है। इसी बीच सब दोस्त प्लान बनाते हैं। सबको पता था कि बेनेडिक्ट और बेट्रिस एक दूसरे को पसंद करते थे और उनमें अच्छी केमिस्ट्री भी थी, इसलिए वे चाहते थे कि वे दोनों एक दूसरे से इस तरह का मजाक करना और लड़ना छोड़ दें और एक दूसरे से शादी कर लें। प्लान के मुताबिक एक दिन सब दोस्त बेनेडिक्ट को एक खिड़की के पास ले जाते हैं। अंदर बेट्रिस और मार्गरेट की बातें हो रही हैं। मार्गरेट भी इस प्लान का हिस्सा थी। वह उससे बेनेडिक्ट के बारे में पूछती है और बातों बातों में बेट्रिस कबूल कर लेती है कि वह वास्तव में बेनेडिक्ट से प्यार करती है और सिर्फ मजाक में ही उसे टीज करती रहती है। यह सुनकर बाहर खड़ा बेनेडिक्ट भी बहुत खुश हो जाता है। इसी तरह मार्गरेट भी बेट्रिस को बेनेडिक्ट के कमरे के बाहर ले आती है। वह भी बेनेडिक्ट को दोस्तों के सामने बोलते हुए सुन लेती है कि वह भी बेट्रिस को पसंद करता है और दिल से उसको भी प्यार करता है। अब बेट्रिस भी यह सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद बेनेडिक्ट और बेट्रिस एक दूसरे से अकेले में मिलते हैं और एक दूसरे के लिए अपना प्यार कबूल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये तो सब कुछ हुआ ही नहीं है, तो सब कुछ नॉर्मल चीज़ चल रही है ना। मच एडो अबाउट नथिंग हो रखा है। ये क्या स्टोरी है? दो प्यार कर रहे थे, दोनों आपस में खुश हैं। तो तभी अब तो फिर कुछ ना कुछ तो होना है, कुछ टर्निंग पॉइंट तो आना है। सब तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन डॉन जॉन इस सब से खुश नहीं था। वह सोच रहा था कि कैसे क्लॉडियो और हीरो की शादी तोड़वाई जाए और लियोनार्डो की खुशी को दुख में बदला जाए। इसके लिए उसने एक षड्यंत्र बनाया। उसने अपने पार्टनर बोराशियो को बुलाया और उससे कहा कि रात को हीरो मतलब कि जो हीरोइन है हमारी, हीरो को किसी बहाने से बेट्रिस के कमरे में भेज दे। जब उसका कमरा खाली होगा तो बोराशियो अपनी प्रेमिका मार्गरेट के साथ हीरो के कमरे में ही प्रेम संबंध बनाए। अब देखो, एक्चुअली हीरो जो है वो किसके कमरे में जा चुकी है? बेट्रिस के कमरे में जा चुकी है। अब हीरो के रूम में कौन आ गई है? हीरो के रूम में आ गई है मार्गरेट, उसकी सर्वेंट। और वो बोराशियो ने उसको ऐसे बहला फुसला के बोला हुआ है कि तुम उसके कमरे में आ जाना, आज हम यहाँ एक फैंटेसी रूप से आपस में प्रेम संबंध बनाएंगे। अब बोराशियो इसके लिए मान भी जाता है। उधर दूसरी ओर डॉन जॉन अपने सौतेले भाई डॉन पेड्रो और क्लॉडियो को बताता है कि हीरो बेवफा है ना, और उसने उसे किसी दूसरे आदमी से मिलते जुलते देखा है। पहले वे दोनों इसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन फिर वह कहता है कि अगर वे दोनों रात को उसके साथ चलें तो वह इसका एविडेंस दे सकता है। रात को डॉन जॉन उन दोनों को जहाँ से हीरो के कमरे की खिड़की दिख रही थी, वे खिड़की से देखते हैं कि कोई लड़की बिस्तर पर बैठी हुई थी। अब हीरो के रूम में बैठी तो क्लॉडियो को यही लगेगा कि वो हीरो ही बैठी हुई है, तो वे अंदाज़ा लगाते हैं कि वह हीरो ही होगी क्योंकि वह उसी का कमरा था, लेकिन असल में वह उसकी सेविका मार्गरेट थी। तभी बोराशियो कमरे में आता है और मार्गरेट के साथ प्रेम संबंध बनाता है। अब ये सब दूर से देख रहा है क्लॉडियो। तो डॉन पेड्रो और क्लॉडियो दूर से ये सब देखते उन्हें लगता है कि हीरो किसी दूसरे आदमी के साथ प्रेम संबंध बना रही है। यह सब देखकर क्लॉडियो का दिल टूट जाता है, उसे हीरो से नफरत हो जाती है। अगले दिन क्लॉडियो और हीरो की शादी होने जा रही है, लेकिन भरी सभा में क्लॉडियो हीरो पर कुचरित्र होने का इल्जाम लगाता है और शादी तोड़ देता है। इसके बाद वह डॉन पेड्रो के साथ गुस्से में वहां से चला जाता है। यह सब देखकर हीरो बेहोश हो जाती है। सारे परिवार के लोग क्लॉडियो के इस बर्ताव से हैरान थे। उन्हें हीरो की अच्छाई पर पूरा यकीन था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें हीरो की डेथ की झूठी खबर क्लॉडियो को देनी चाहिए ताकि वह पश्चाताप से भर जाए और अपने किए पर शर्मिंदा हो। यह डिसाइड करके हीरो की फेक डेथ की खबर क्लॉडियो को दी जाती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है। इससे बेट्रिस गुस्से में भर जाती है और क्लॉडियो से अपनी चचेरी बहन का अपमान का बदला लेना चाहती है। वह बेनेडिक्ट से कहती है कि हीरो निर्दोष और मासूम है और वह क्लॉडियो से ड्यूएल करके उसे मार दे। वो मतलब अपने लवर को बोलती है कि बेनेडिक्ट, अगर तुम मुझसे प्यार करता ना, तुझे फिर क्लॉडियो से बदला लेना, उसके साथ तलवार युद्ध कर।
अब बेनेडिक्ट भाई उसका दोस्त है, जिगरी दोस्त है, कैसे कर, लेकिन वो हेजिटेट करता है। लेकिन क्लॉडियो उसका बहुत अच्छा दोस्त, मतलब क्लॉडियो की अच्छा दोस्त है, लेकिन बेट्रिस उसे अपने प्यार का वास्ता देती है तो वह तैयार हो जाता है। उधर क्या होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, बोरेशियो शराब पीकर अपने दोस्त कॉनराड को अपने क्राइम के बारे में बता रहा था। वह बताता है कि किस तरह उसने अंधेरे में मार्गरेट के साथ हीरो के कमरे में प्रेम संबंध बनाए और इसका इल्जाम हीरो पर लगा दिया। लेकिन संयोग से बोराशियो की ये बातें डॉगबेरी और वर्गिस नाम के 2 पुलिस ऑफिसर्स ने सुन ली, जो रात को ड्यूटी पर निकले थे। उन्होंने बोराशियो और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। फिर बोराशियो ने सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बता दिया कि यह सब डॉन जॉन द्वारा रचा गया षड्यंत्र था और हीरो पूरी तरह से निर्दोष थी। लेकिन डॉन जॉन मौका पाकर फरार हो चुका था और पुलिस उसकी खोज कर रही थी। अब क्लॉडियो यह सब सुनकर और गहरे दुख और पश्चाताप से भर जाता है, क्योंकि उसको तो ये बताया गया था कि हीरो मर चुकी है। अब वह उसकी मृत्यु के लिए खुद को दोषी मान रहा था। इसके बाद क्लॉडियो लियोनार्डो से भी माफ़ी मांगता है। लियोनार्डो कहता है कि वो उसे तभी माफ़ करेगा जब वो उसकी 2 बातें मानेगा। पहला तो ये कि सबको बताए कि हीरो निर्दोष है, और दूसरा हीरो की एक और चचेरी बहन है, उससे शादी कर ले। अब क्लॉडियो दोनों शर्तें मान लेता है ना। अगले दिन क्लॉडियो अपने लोगों के साथ शादी के लिए चर्च में पहुंचता है। अब देखो वहाँ शादी के ड्रेस में पर्दा किए हुए हीरो थी लेकिन उसको लगता है कि वो हीरो की कोई चचेरी बहन है। फिर बाद में जब वो उसका पर्दा हटाता है उसका तो वो देखता है कि अरे वो तो वहाँ खुद हीरो खड़ी थी। यह सब देखकर क्लॉडियो की खुशी की सीमा नहीं रहती है। फिर हीरो उसे सब कुछ बताती है, वह उससे माफ़ी मांगता है और दोनों की खुशी खुशी शादी हो जाती है। और तभी बेनेडिक्ट भी बेट्रिस की शादी के लिए प्रपोज करता है और वह हाँ कर देते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। तभी एक दूत आकर सूचना देता है कि डॉन जॉन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। यह सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद दोनों शादीशुदा जोड़ों की धूमधाम से वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। तो एंडिंग बहुत ही ऐसे म्यूजिकल और साउंड। तो अब देखो, आप जो मैंने पीछे आपको एज यू लाइक इट करवाया है, द टेम्पेस्ट करवाया है, सेम थीम्स हैं, सेम कॉमेडीज हैं, है ना, वही सारी चीज़ें, वही कंसेप्ट, वही एलिमेंट रिपीट हो रखा है। देखो, मच अडो अबाउट नथिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो होता है उसका टाइटल, उसकी सिग्निफिकेंस। टाइटल की क्या सिग्निफिकेंस है? अब जो फ्रेज है मच अडो अबाउट नथिंग, इसका वैसे तो मतलब क्या होता है कि जब हम किसी छोटी सी बात पे ओवर रिएक्ट करते हैं ना, एक छोटी सी बात का बड़ा जैसे राई का पहाड़ बना देते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली जब बात होती है, तब हम बोलते हैं मच अडो अबाउट नथिंग। लेकिन द वर्ड नथिंग इन द प्लेस टाइटल हैज ऑलवेज बीन यूज द सब्जेक्ट ऑफ स्पेक्यूलेशन। नो वन नोज इफ शेक्सपियर चोज द वर्ड नथिंग विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग एम्बिगुइश। अब ये देखो, उस टाइम पर ना नथिंग वर्ड नहीं होता था, मतलब नॉटिंग वर्ड बोलते थे इसको, बोलने में नटिंग आता था वो, है ना, नथिंग नहीं होता था, नटिंग होता था। अब नटिंग में एलिजाबेथन में कॉमन डायलेक्ट में नथिंग को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? नॉटिंग के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। तो अस, इसका मतलब ये जो वर्ड है इसका एक होमोनिम हो गया, है ना, 2 वर्ड्स ये सेम हो गए, नटिंग भी और नोटिंग भी, ये दोनों सेम वर्ड्स हो गए। और उस टाइम पर इसके 4 मीनिंग होते थे। कौन कौन से होते थे? एक तो नथिंग जो हम आजकल यूज़ करते हैं कि कुछ भी ना होना, ज़ीरो होना। फिर दूसरा नथिंग का मीनिंग होता था कि शेक्सपियर के टाइम में एक ये स्लैंग वर्ड भी था जिसमें आप सेक्सुअल ऑर्गन के रूप में इसको रेफर करते हो, ठीक है। तो यहाँ फिर कुछ ना कुछ एक इरोटिक कॉन्टोनेशन को बारे में भी आ सकता है। फिर एक वर्ड नोटिंग होता है, नोट्स, म्यूजिकल नोट्स जो हम बोलते हैं राइटिंग में। एक नोट करना होता है, नोटिस करना होता है, नोटिंग, ऑब्जर्विंग, ओवर हियरिंग। तो अब इतने सारे की इवेंट्स आप प्ले में देखोगे कि जिनका मेन मीनिंग क्या, ओवर हियरिंग और ऑब्जर्विंग। और दूसरा अगर आप देखें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हीरो ने कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी क्लॉडियो ने क्या उसका पूरा पहाड़ बना दिया, राई का पहाड़ बना दिया है। तो इस तरह से आप स्टोरी को देखेंगे तो आप देखेंगे कि चारों ही जो वर्ड्स हैं इनका रेफरेंस, ये एक तरह से पन है, होमोनीम है, और इस टाइटल की काफ़ी सिग्निफिकेंस है। तो आप स्टोरी को कोरिलेट करते हुए इस टाइटल की सिग्निफिकेंस को डेफिनेटली यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके 2 मीनिंग जो मैं आपको बता चुकी, मेन तो देखो 2 ही मीनिंग है। एक तो यही कि जितनी भी एक्टिविटी हुई कैरेक्टर्स को लेकर उनको नोट किया जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि जितने भी कैरेक्टर्स की एक्टिविटीज़ हैं वो किसी भी चीज़ के ऊपर बेस नहीं है उनका, है ना।
तो द टाइटल itself in all its cleverness and mixed meaning is representative of the clever and complex text within. The title then is one of the few aspects of this play which do not have a deceitful appearance, है ना. अब देखो, आप देखो कई जगह पर डिसीटफुल अपीयरेंस है, धोखाधड़ी का अपीयरेंस है. एक मैंने आपको भी बताया था कि एक मास्क का एपिसोड है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. In fact, this work is so preoccupied with the idea of deceitful appearances and such that it makes the reader wonder about his or her own life. अब देखो, ये जो deceitful appearances हैं, जो डबल फेसेस जो हम रखते हैं, है ना, हम खुद तो चाहते हैं कि देखो बेटा, एलिजाबेथन टाइम में क्या होता है ना, वर्जिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी. तो एक तरह से जो क्लॉडियो का ये रोल है कि नहीं नहीं शी इज़ नॉट वर्जिन, तो वो एक बहुत बड़ी बात थी. बट वो खुद अगर किसी को वू कर रहा है तो वो चीज़ नॉर्मल लगती है. तो ये कहीं ना कहीं आज के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हो, इस टाइटल की सिग्निफिकेंस बता सकते हो कि देर इज़ मच अडो अबाउट नथिंग. आज के टाइम में भी ऐसा ही होता है. हाउ मेनी टाइम्स हैव वी बीन डिसीव्ड, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स और अफेयर्स इन आवर लाइफ करंटली आर नॉट व्हाट दे सीम टू बी. Also, are we like the characters going to be lucky enough to have the truth revealed to us? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस भी अराइज करता है ये टाइटल. दिस कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर इज नॉट सो ह्यूमरस एज स्केरी. देखो, बहुत ज़्यादा हंसी वाली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डरावनी भी नहीं है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस विद क्वेश्चंस टू विच वी माइट नेवर नो द आंसर्स, है ना. तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज करते हैं जिनके हम खुद भी आंसर्स नहीं देना चाहते हैं. देखो, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस और कोटेशंस हैं मच अडो अबाउट नथिंग. एक तो मैंने डे 1 की वीडियो में आपको करवा रखा है, आप उसको ज़रूर देखें. इसके अलावा जैसे जेक्स का एक सॉन्ग था ना बेटा, एज यू लाइक इट में, वैसे अभी इसके एक स्टेंजा और है साई नो मोर का, ये भी गाया था. मैंने आपको बताया था बिगनिंग में ही. कैरेक्टर है जो वैसे तो सिर्फ एक सर्वेंट एक म्यूजिशियन के टाइप है, बल्थासार माइनर कैरेक्टर है, लेकिन उसके वो इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उसने ये सॉन्ग गाया था. अब इसमें क्या है, साई नो मोर लेडीज, इस पूरे सॉन्ग में क्या बता रहे हैं कि जो ह्यूमन, जो आदमी जो होता है ना, ऐसे हमारे यहाँ लोकल बोलते हैं कि मैन इज ऑलवेज अ डिसीवर, है ना. ह्यूमन जो मैन होता है, वुमेन की जगह एक मैन जो होता है हमेशा डिसीटफुल होता है, वो अनफेथफुल होता है. तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि कैसे उसका एक पैर तो समुद्र के किनारे पर होता है, एक पैर लैंड पर होता है, यानी कि ही इज नॉट ही कैन नॉट बी एवर लॉयल टू हिज बिलीव्ड. ये इसका पूरा एसेंस है. ये स्टोरी जो है ना 2 सेट्स ऑफ लवर्स के अराउंड करती है, जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, है ना. जिसमें जो उनका सेकेंड हाफ है वो कभी कभी अनफेथफुल होता है. तो इसी चीज़ को बल्थासार ने, जो कि एक माइनर कैरेक्टर है, कोर्ट सिंगर है, उसने इसको पूरा इस अपने सॉन्ग में बताया है, एड्रेस किया है. दिस इज meant to soothe all girls who have been hurt by a man's cheating. It is quite a cheerful little tune blaming men's nature for their indiscretions and encouraging girls to avoid depression. तो ये बता रहे कि ये तो जो आदमी होते हैं, जो मर्द होते हैं, उनका नेचर है इस तरह से धोखा देना, ये चीट है हमेशा से ही. तो ये इस चीज़ के लिए तुम इग्नोर करो और डिप्रेशन में मत आओ. एंड नॉट गेट हंग अप ऑन दीज चीटर्स, और इन चीटर्स के को मतलब ज़्यादा तवज्जो मत दो, बट कैरी ऑन विद देयर लाइफ इन अ पॉजिटिव एंड हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड. लेकिन ना तुम अपनी लाइफ जो है उसको एक पॉजिटिव, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जो इस सॉन्ग के थ्रू आपको इस प्ले में देखा जाएगा, आपके द्वारा देखा जाएगा. एक जो थीम आपको थोड़ा सा मैं रेफरेंस जो देना चाहती हूँ, रियलिटी वर्सेस अपीयरेंस. एक मास्क्ड बॉल सीन है ना, जब ये सभी फीस्ट के लिए आ रखे हैं और वहाँ पर फिर वो जब क्लॉडियो देखता है हीरो को, तो उसके बाद ये सब मास्क लगा के डांस करते हैं, बॉल डांस करते हैं. तो वहाँ पर वो एक दूसरे के मास्क लगा लेते हैं, है ना. जो डॉन पेड्रो है वो क्लॉडियो का मास्क लगा लेते हैं. इस तरह से सभी अलग अलग मास्क लगा लेते हैं. तो ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि इल्यूजन एंड डिसेप्शन, है ना, भ्रम और धोखे का एक इसमें थीम प्रेजेंट कर रखा है. डॉन पेड्रो और उसके सोल्जर्स जो हैं वो लियोनार्डो की जो भी घर में लेडीज हैं उनके साथ डांस कर रहे हैं, है ना. डॉन पेड्रो किसको वू कर रहा है, हीरो को वू कर रहा है ना. लेकिन एक्चुअली डॉन पेड्रो उसको थोड़ी प्यार करता है, वो तो क्लॉडियो है जो हीरो को प्यार कर रहा है ना. वहीं बेट्रिस जो है वो बेनेडिक्ट का मजाक उड़ा रही है. डॉन पेड्रो अपने आप को क्लॉडियो के रूप में डिस्गाइज कर लेता है.
क्लॉडियो भी एक मास्क पहन लेता है अपनी इमोशन और आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। तो ये रियलिटी वर्सेस अपीयरेंस आपको इसमें देखने, वैसे ही जब एंडिंग है वहाँ पर भी आप देखेंगे कि वो बड़ा दुख है कि उसको उसकी चचेरी बहन के साथ, कजन के साथ शादी करनी पड़ रही है, लेकिन बाद में वो पर्दा हटाता है तो ही फाइंड्स दैट इट्स हीरो जिससे वो प्यार करता है। सो इन दिस वे आई हैव एंडेड much ado about nothing. So there was not much in this play, so much ado about nothing. और आज का क्वेश्चन हमारा रहेगा कि आपको लिखना है हाउ मच अडो अबाउट नथिंग इज़ अ कॉमेडी, और इसके थीम्स के बारे में आप बात करेंगे, उसकी टाइटल की सिग्निफिकेंस। और आपको पीछे मैं काफ़ी सारे प्लेस करवा चुकी हूँ, उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह से आपको थीम फ्रेम करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट